ऐतिहासिक काल के माध्यम से हम लोग देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता। हम लोग के द्वारा यह भी देखा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला जो खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा। तो हड़प्पा खोजा गया स्थल था, लेकिन चूँकि वहाँ से बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं इकट्ठी हो पाती हैं क्योंकि वहाँ की अधिकतर सांस्कृतिक चीज़ों को नष्ट कर दिया गया था। तो उसके आगे हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि हड़प्पा जो था, एक बार थोड़ा सा पुनः रिपीट कर लेते हैं। हड़प्पा जो स्थल था वह किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे था। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गई सबसे पहला जो स्थल था उसका नाम था हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और यह कहाँ पे पड़ता है हड़प्पा? तो रावी नदी के तट पर पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में हड़प्पा स्थल पड़ता है। हड़प्पा स्थल से कई चीज़ों को प्राप्त किया गया, जैसे स्वास्तिक चिन्ह को प्राप्त किया गया। हड़प्पा से 6 अन्नागार मिले। 6 अन्नागार जो ये मिले, अन्नागार का मतलब होता है जहाँ पे अन्न रखे जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं। फसलों को काटकर जो अन्न के रूप में परिवर्तन किया जाता है, अन्न जो निकलता है उस अन्न को एक जगह स्टोरेज करना अन्नागार कहलाता है। तो उस समय हड़प्पा जो स्थल था उसमें से 6 अन्नागार मिले हैं, जो कि किसके बने हुए थे? ईंटों के बने हुए थे। ईंटों के चबूतरों पर बने हुए 2 पांतों में बने हुए थे अन्नागार, और प्रत्येक अन्नागार की लंबाई जो थी वो लगभग 15.5 अर्थात 15.23 मीटर, और जो चौड़ाई थी अन्नागार की वह 6.09 मीटर थी। देखिए यहाँ क्वेश्चन 2 तरह से आपसे घुमा सकता है। सबसे विशाल अन्नागार कहाँ से मिला था? तो हड़प्पा से नहीं मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। लेकिन पूछा जाए कि हड़प्पा से अन्नागार मिला था कि नहीं मिला था, तो मिला था, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार नहीं मिला था, क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा में जो मिला था अन्नागार उसकी लंबाई 15.23 मीटर और उसकी चौड़ाई 6.09 मीटर थी। और इस अन्नागार में प्राप्ति की गई गेहूं और जौ के दाने प्राप्त हुए मिले। गेहूं और जौ के दाने, चूँकि यहाँ जो चौतरे रूपा जो अवशेष मिला वहाँ से, उस अवशेषों में गेहूं और जौ के दाने मिले, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि यह जो स्थल था, जो यह जगह बिल्डिंग्स के रूप में, इमारत के रूप में थी, यह क्या था? यह अन्नागार था। तो हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा जगह जो था वहाँ से 6 अन्नागार की पुष्टि हुई, 6 अन्नागार मिले। इसके बाद से हम देखें दूसरा जो स्थल खोदा गया उसका नाम था मोहनजोदड़ो, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल था वह था मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज हड़प्पा के ठीक 1 वर्ष बाद यानी 1922 में किसके द्वारा की गई? राखलदास बनर्जी के द्वारा। यानी मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में की गई। यह मोहनजोदड़ो कहाँ पर, किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ पड़ता है वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो? कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत के लड़काना जिले में यह स्थल है, मोहनजोदड़ो स्थल है। यानी वर्तमान समय में यह मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जो जिला है उसमें है, और इसकी खोज की गई थी 1922 अर्थात 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। यानी हड़प्पा में दूसरा जो खोजा गया स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया जो दूसरा स्थल था, उस स्थल का नाम था मोहनजोदड़ो। लेकिन इस तरह से पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जो स्थल था उसका क्या नाम था? तो मोहनजोदड़ो था। यानी सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा नहीं था। हड़प्पा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले। जो सबसे बड़ा स्थल था, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से? तो मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिला है। मोहनजोदड़ो से जब खुदाई की गई तो यहाँ पर एक मुहर मिला है, और इस मुहर पर एक पुरुष देवता है जो कि पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, मतलब पैर पे पैर चढ़ा के पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। और पद्मासन मुद्रा में बैठे होने के कारण उनके सिर पर 3 सिंह है, एक इधर और एक बीच में। उनके सिर पर 3 सिंह है। वह देवता पद्मासन में बैठे हुए हैं। उनके चारों तरफ जो है हाथी, बाघ
और हाथी बाघ और चारों तरफ और गेंडा बैठे हुए हैं। माने उनके वह जो देवता जी जो प्राप्ति हुई है, जो मुहर प्राप्त हुई है, उस मुहर पे जो अलंकृत किया गया है, जो अंकित किया गया है, उसमें एक देवता का चित्रण किया गया है, उसका उस चित्रण का अंकित किया गया है, जो वह देवता पद्मासन रूप में बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ बाघ और हाथी और गेंडे बैठे हुए हैं। और वह किस पे बैठे हुए हैं, पद्मासन किए हुए हैं, तो भैंसे पे बैठे हुए हैं। उनके पैरों पर 2 हिरण हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि शायद ये शिव का प्राचीन रूप, जिसको पशुपति कहा जाता है। पशुपति का मतलब पशुओं का राजा, तो पशुपति जिनको कहा जाता है पशुपति महादेव, यह बताया गया। यानी इससे यह बताया गया, चूँकि इस मोहर में जो अलंकृत किया गया था उसमें यही अलंकृत था कि एक पुरुष देवता हैं, उनके सर पे 3 सिंह हैं और उनके चारों तरफ बाघ, गेंडे, हाथी हैं और वो भैंसे पे बैठे हुए हैं और उनके पैरों तले 2 हिरणे हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि वह जो देवता हैं उनके चारों तरफ पशुएं पाई जाती हैं। इसका मतलब भगवान शिव का जो प्राचीन रूप है, जिनको पशुपति महादेव कहा जाता है, इस अलंकृत देवता का जो नाम है वो पशुपति महादेव बताया गया। जिस मोहर से जो मोहर प्राप्त हुआ मोहनजोदाड़ो से, उसमें ये चीज़ें अलंकृत की गई हैं। कि यहाँ से मोहनजोदाड़ो से, चूँकि मोहनजोदाड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला। चूँकि मोहनजोदाड़ो की जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। यानी यह मोहनजोदड़ो जो था वह सिटी था, एक शहर था। इसलिए यहाँ पे स्नानागार भी मिलते हैं, यहाँ पे नालियाँ भी मिलती हैं, सड़क एक दूसरे से समकोण पर कटे मिलते हैं। मतलब जैसे आजकल के आधुनिक युग में जो शहरों में व्यवस्था होती है या शहरों में व्यवस्था जो आप लोग देखते हैं, ठीक ऐसे ही व्यवस्था मोहनजोदड़ो में भी देखने को मिलती है। इसलिए कहा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो एक जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसमें मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई वह एक नगरीय सभ्यता थी। वहाँ पे सिटी था, नगर था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आज आधुनिक युग में सिटियों में, शहरों में होता है, ठीक वो सारी व्यवस्थाएं उस समय के मोहनजोदड़ो में थी। तो यहाँ से एक विशाल स्नानागार मिला है। अब यह स्नानागार जो है 11.88 मीटर लंबा, 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर ऊंचा यानी गहरा है। यानी इस स्नानागार का टोटल माप कितना है, तो 11.88 मीटर लंबाई है इस विशाल स्नानागार की और 7.01 मीटर चौड़ाई है और 2.43 मीटर इसकी गहराई है, जो विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। फिर दूसरा, इस मोहनजोदाड़ो स्थल से सबसे बड़ा एक बहुत ही बड़ा इमारत, एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग्स की प्राप्ति हुई है, जहां पर अन्नागार था। अन्नागार मतलब अन्न को, फसलों को काटने के बाद जो अन्न होता है उस अन्न को स्टोरेज किया जाता था, वहाँ पे रखा जाता था। एक बिल्डिंग्स था। तो इस बिल्डिंग्स की जो लंबाई थी वह थी 45.71 मीटर, 45.71 मीटर, और जो इसकी चौड़ाई थी वह थी 15.23 मीटर, यानी 15.23 मीटर चौड़ाई थी। यानी मोहनजोदड़ो से, चूँकि अन्नागार तो हड़प्पा में भी मिला है, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे बड़ा विशाल स्नानागार जो बाथरूम है वो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। तो सबसे बड़ा जो इमारत अन्नागार का मिला है, प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, वह किस स्थल से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। फिर एक और इस पे मुहर मिला है। इस मुहर पर एक कुबड़ वाला बैल का जो है, कुबड़ वाला बैल का प्रतीक बनाया गया है। इस जो एक और मुहर मिला है, क्योंकि इस मोहनजोदाड़ो से कांसे की नर्तकी की संरचना, कांसा जैसे हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले ताम्र पसार का था, उसके बाद से स्टेनस टीन की खोज हुई, और जब इन दोनों को मिलाया गया तो दोनों को मिलाने से क्या बना, कांसा बना। तो इस कांसे का मूर्तियां भी मिलती हैं। जो नटराज की मूर्ति है वो भी इससे प्राप्त होता है, इससे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नर्तकी की जो कांसे की जो नर्तकी की जो मूर्तियां हैं वह यहाँ से प्राप्त हुई हैं। फिर से अगला स्थल जो है कालीबंगा है। यह कालीबंगा जो कहाँ पर पड़ता है आज वर्तमान में, तो वर्तमान में कालीबंगा जो है भारत के राजस्थान जो राज्य है उस राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है।
तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा है। कालीबंगा मतलब काली, काली मतलब काली, बंगा मतलब होता है चूड़ियाँ, यानी काली रंग की चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त, चूड़ियों की प्राप्ति हुई है। काले रंग की चूड़ियों की प्राप्ति कालीबंगा से हुई है। यह कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा से और क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो जुते हुए खेत मिले हैं। जुते हुए खेत के बाद से यह खेत कैसे जोते गए थे? तो दो तरह से, एक तो क्षैतिज रूप से जोते गए थे और एक समानांतर रूप से जोते गए थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक ही खेत जब दो तरह से जोता गया था, इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय की जो कृषि की व्यवस्था थी वह द्विफसली व्यवस्था थी, मतलब एक साथ दो दो फसलों की बुआई की जाती थी। क्योंकि एक साथ दो फसलों की बुआई इससे स्पष्ट होता है क्योंकि एक जो है क्षैतिज रूप से और एक क्या बोला था, ऊर्ध्वाधर रूप से खेतों की जुताई की गई थी। तो यहाँ पर द्विफसली प्रणाली की प्राप्ति हुई है कालीबंगा से। फिर युगल समाधान भी मिला है। युगल समाधान का मतलब जोड़े जोड़े रूप में लोगों को दफनाया गया था। जैसे कुत्ता को उस समय सबसे ज़्यादा पालतू जानवर के रूप में पाला जाता था या रखा जाता था। तो जो कुत्ता होता था और उसका जो मालिक होता था, अगर उसकी मृत्यु होती थी बाय द चांस दोनों के, या कुत्ता का जो मृत्यु होता था, तो जहाँ पे कुत्ता को दफनाया गया होता था वहीं पर उसके मालिक को भी दफनाया जाता था, अथवा जहाँ पर उसके मालिक को दफनाया गया था वहीं पर कुत्ते को भी दफनाया गया था। तो यहाँ से कालीबंगा से क्या मिला है? युगल समाधान भी मिला है। युगल समाधान की प्राप्ति कालीबंगा से हुई है। काले रंग की चूड़ियों की प्राप्ति हुई है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और द्विफसल प्रणाली भी यहाँ से मिली है। फिर क्या मिला है कालीबंगा से? एक पल्ले वाला दरवाज़ा मिला है। एक पल्ले वाला, अभी आज से कुछ वर्ष पहले की बात की जाए, जो गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में घर वगैरह होते थे, तो उसमें दो पल्ला का जो मेन गेट होता था वो ज़्यादातर दो पल्ला नहीं होता था, एक पल्ला वाला होता था, वो लकड़ी का बना हुआ होता था। तो यहाँ पर भी कालीबंगा से एक पल्ले वाला दरवाज़ा मिला है। और क्या मिला है? अग्निकुंड की प्राप्ति हुई है कालीबंगा से। अग्निकुंड कैसा था? त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार अग्निकुंड का प्राप्ति भी कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से हुआ है। तो कालीबंगा के बारे में आप समझ गए होंगे। ये कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और यहाँ से ये सारी चीज़ों की प्राप्ति हुई है। बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर अगला जो स्थल है उसका नाम है लोथल। यह गुजरात में पड़ता है। चूँकि लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। लोथल गुजरात में पड़ता है और किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यहाँ पर लोथल पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल स्थल था वह उस समय का बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब ऐसा स्थान, ऐसा जगह जहाँ दो या दो से अधिक पानी की जहाज़ें आके रुकती हैं या वहाँ से अनदर जगह जाती हैं, जहाँ से ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसको बंदरगाह कहा जाता है। तो यह जो लोथल था जो गुजरात में है भोगवा नदी के किनारे, यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। इस कैसे स्पष्ट हुआ? तो यहाँ पर जो है नाव की भी प्राप्ति हुई है या और इसको लघु हड़प्पा मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यहाँ पर लोथल से भी युगल समाधान की प्राप्ति हुई है, मोहरों की प्राप्ति हुई है, हाथी के दांत मिले हैं, मृदभांड मिले हैं। मृदभांड पर चूँकि पंचतंत्र की जो कहानियाँ सर्वप्रथम मिलती है मृदभांड पर, मृदभांड एक कच्ची मिट्टी का बना हुआ एक मोहर होता था जो ट्रेड करते समय, व्यापार करते समय एक जगह से जो दूसरे जगह व्यापार जाता था तो उस पर मोहरें लगाई जाती थी सिलखड़ी की पत्थरों से। आज भी सिलखड़ी की पत्थरों से, चूँकि उस समय, आज तो मोहर बनती है, जो कोई भी वस्तु का जब ट्रेड होता है एक जगह से दूसरे जगह व्यापार जाता है तो जिस देश से दूसरे देश में जाता है तो उसका मोहर लगा होता है। ठीक उस समय भी इस लोथल से चूँकि बंदरगाह था तो ट्रेड होता होगा, व्यापार होता होगा, तो वहाँ पर सिलखड़ी के पत्थरों से, जिसको मृदभांड कहा जाता था, उससे मोहर लगाया जाता था, सील किया जाता था जब वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था। तो यहाँ से मृदभांड मिला है और मृदभांड पर ही सर्वप्रथम पंचतंत्र की कहानियाँ मिली है। पंचतंत्र की कहानियाँ वगैरह उत्कीर्ण की गई हैं। तो ये था लोथल जो कि गुजरात के भोगवा नदी पर था। अगला जो स्थल है वह है रंगपुर। यह जो है रंगपुर भी गुजरात में ही है। रंगपुर भी जो स्थल है वो भी गुजरात में ही है और गुजरात में किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे। मादर
मादर नदी के किनारे। मादर नदी के किनारे स्थित है गुजरात में रंगपुर। तो यहाँ से क्या मिला है, धान की भूसी मिली है, कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है, यानी कच्ची ईंटों का बनाया गया किला मिला है, और धान की भूसी वगैरह मिली है। कहाँ से, तो रंगपुर में। रंगपुर कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। किस नदी के किनारे है, मादर नदी के किनारे है। फिर अगला स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा भी गुजरात में पड़ता है। यह कहाँ पर है, कच्छ के रण के जो कादिर द्वीप में स्थित है, यानी कच्छ के रण में जो कादिर द्वीप है वहीं पर यह स्थित है धौलावीरा। धौला का मतलब होता है सफ़ेद और वीरा का मतलब होता है कुआं, यानी सफ़ेद कुआं, संयुक्त रूप से इसको कहा जाएगा सफ़ेद कुआं। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और रिलेट कर सकते हैं कि धौलावीरा जो है किस नदी के किनारे है, कहाँ पे है, तो कच्छ के रण के कादिर द्वीप में स्थित है। किस राज्य में है, गुजरात में है। धौलावीरा को चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था वह मोहनजोदड़ो था, और सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल जो था वह था धौलावीरा। तो दो तरह के क्वेश्चन हो गए, एक सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, और दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल जो था वह था धौलावीरा, जो कि गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर किसकी प्राप्ति हुई है, नगर की प्राप्ति, नगर यहाँ पे बसा हुआ था, और यहाँ पे जो नगर हैं, जो नगर थे वह 3 भागों में बटे हुए थे। 3 भागों में कौन कौन, तो ऊपरा जो हिस्सा था, जो ऊपर वाला हिस्सा था वो दुर्ग था, किला था, जिसमें प्रशासन संबंधी लोग रहते थे। दूसरा किला था मध्यनगर था, और जो निचला किला था वह ग्रामीण इलाका था। तो 3 तरह से यहाँ पे भवन जो थे यहाँ बटे हुए थे, कहाँ पे, धौलावीरा में। तो इस तरह से सबसे बड़ा जो सिंधु घाटी का जो स्थल है वह है मोहनजोदड़ो, और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो स्थल है वो धौलावीरा है। लेकिन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा जाने वाला जो स्थल है वह तो है हड़प्पा। किस नदी के किनारे, तो हड़प्पा जो है हम लोग देखे थे रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। वैसे ही लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। रंगपुर मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। धौलावीरा कच्छ के रण में जो कादिर द्वीप है उसमें स्थित है, उसमें बसा हुआ है। इस तरह से हम लोग आज पहुँचे हैं केवल कहाँ से, किस किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वहाँ तक। तो अभी हम लोग किस पे हैं, जो आधे ऐतिहासिक काल है उसी को अभी हम लोगों के द्वारा पढ़ा जा रहा है। अब इसके बाद से आएगा, चूँकि अभी और भी मोहनजोदड़ो में और भी है, और भी स्थल हैं, और उन स्थलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उन स्थलों के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे वैदिक सभ्यता पे, और वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद आएगा, सामवेद आएगा, यजुर्वेद आएगा और अथर्ववेद आएगा। उस वेदों को पढ़ने के बाद उपनिषद पढ़ना है। उपनिषद पढ़ने के बाद डायरेक्ट हम लोग चलेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और तब सीधे सीधे एंशिएंट हिस्ट्री से चलते हुए जो शासकों का क्रम आता है उस शासकों के क्रम से लेते हुए फिर आगे हम लोग शासकों के क्रम से आते हुए मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत से फिर हम आधुनिक भारत में आएंगे। इस तरह से हमारा पूरा इतिहास कवर होगा वनडे एग्जाम्स के लिए। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहे होंगे, या एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।